नमस्कार। मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देखकर समझ चुके हैं कि आज हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ईंट, मनके और अस्थियां नामक यह टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जो स्कूलिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव यह टॉपिक है। आज के इस सेक्शन में हम लोग ईंट, मनके और अस्थियां नामक इस टॉपिक के चौथे हिस्से को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे स्क्रीन पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग अब स्क्रीन पर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके हम लोग चौथे हिस्से को आज समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यह है ईंट, मनके और अस्थियां नामक टॉपिक, जो एनसीईआरटी में हमारा क्लास 12th की पुस्तक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका भाग 1 और उसके पहले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट यह विषय हो जाता है और इसके अंतर्गत ही हम लोग जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, खासकर इस टॉपिक में हम लोग दो महत्वपूर्ण चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो इसकी लिपि थी, इसका जो स्क्रिप्ट था, वह क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों बहुत अधिक रहस्यमयी है, इसको हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों हम लोग अब तक इसको पढ़ने में नाकामयाब रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, वो समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बाट प्रणाली के बारे में। तो आइए एक एक करके इन सारी चीजों को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सीधा अब स्लाइड पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में, और यह जानेंगे कि यह लिपि अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं और आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमयी लिपि है ना। इट्स अ मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। आखिर ये रहस्यमयी लिपि क्यों है और इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला, इसका खोज और प्रमाण कहाँ से हम लोगों को मिला। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में लगभग 400 से 600 से चिन्हों वाली लिपि हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो बहुत अधिक चिन्ह इस लिपि में हम लोगों को दिखाई देते हैं। और ये जो लिपि है, ये हम लोगों को कहां पर अंकित मिला है, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग मुहरों में, ताम्रपत्रों में, इसके अलावा मृद भांडों में और टेराकोटा की वस्तुओं में, यानी मिट्टी के बने बर्तनों में जो वो लोग इस्तेमाल करते थे, उनमें इस लिपि का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ताम्रपत्रों पर इसका इस्तेमाल किया गया है। वो अपने आइडेंटिटी के लिए मुहरों पर इसका इस्तेमाल किया करते थे और मिट्टी के बने जो भी खिलौने वगैरह थे या जो भी वस्तुएं थी, उन पर ये लोग इस लिपि का इस्तेमाल किया करते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, याद रखने योग्य है, वो है धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। तो सिंधु, नीचे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वो साइन बोर्ड है जिस पर बहुत अधिक लिपि, बहुत अधिक तो नहीं है, 7 से 8 अक्षर ही वहां पर भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो बहुत लंबी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को अब तक नहीं मिल सकी है और न ही आज तक कोई द्विभाषिक लिपि हम लोगों को मिला, जिसके कारण अभी तक यह अपठनीय है। अभी तक इसे हम लोग पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इस लिपि की कुछ विशेषताओं को हम लोग समझने का प्रयास करें, सबसे पहली अगर इसकी विशेषता है तो वो है लिपि किस प्रकार का है। यह एक प्रतीकात्मक पिक्टोग्राफिक लिपि है या विचार लेखन, यानी जो भी दिमाग में आइडिया आया, जो भी विचार आया, उसको हम लोगों ने दर्शा दिया। अगर पहाड़ दिखलाना है, सिंपल त्रिभुज की एक आकृति को हमने इस तरह से दिखला दिया। सूर्य को अगर दिखलाना है,
सिंपल सूर्य का आकृति बना दिया जाता था, इस तरह से देखते थे, है ना। पानी को या जल को या मछली को दिखलाना है, एक सिंपल मछली की आकृति बना ली जाती थी और इसको बकायदा यहाँ पे मेंशन कर लिया जाता था। इस तरह की ही लिपि का प्रयोग किया गया है। चिन्हों की संख्या की बात करें तो लगभग 400 से 600 प्रतीक चिन्ह इस लिपि में हम लोगों को दिखलाई देते हैं। लेखन की दिशा की अगर बात करें तो सामान्यतः यह दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था और फिर दूसरे लाइन में यह बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। शब्दों की लंबाई की बात करें तो यही इस लिपि की सबसे बड़ी बात है, या सबसे बड़ी समस्या आप कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो बहुत लंबे नहीं मिले हैं, जिसके कारण यह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत छोटे इसके लाइन है, आप कह सकते हो लंबाई है। अधिकांश अभिलेख सिर्फ 4 से 6 चिन्हों के होते थे और लिपि का विकास ऐसा प्रतीत होता है देख करके यह लिपि कहीं से एडॉप्ट नहीं की गई होगी, बल्कि यह पूर्णतः स्वदेशी लिपि रही होगी, ना भारत में ही यह विकसित हुई होगी। और यह लिपि के जो चिन्ह है वह द्रविड़ियन लिपि से मिलता जुलता दिखाई देता है। आगे अगर हम लोग बात करें, इस लिपि को एनसीईआरटी की पुस्तक में रहस्यमयी लिपि कहा गया है। तो आखिर इसे रहस्यमयी लिपि क्यों कहा गया है? तो सबसे पहला जो इसका है कि इसका कोई द्विभाषी अभिलेख, अभी तक बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हम लोगों को नहीं मिला है जिससे इसकी तुलना अन्य लिपियों के साथ की जा सके, इसीलिए यह एक रहस्यमयी लिपि बन जाती है। बहुत ही छोटे लेख है ना। लिपि वाले अधिकांश प्रमाण इतने छोटे हैं कि भाषा को समझना कठिन हो जाता है। अभी तक अपठनीय, ये जो जितने भी लिपि हैं ये अभी तक अपठनीय, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। कई प्रयासों के बावजूद कोई मान्य व्याख्या इसकी नहीं की जा सकी है। इसे अब तक बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों ने, विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक इसे पढ़ने में कामयाबी नहीं पाई। भाषा अज्ञात है इसकी। लिपि किस भाषा में यह भी स्पष्ट नहीं है। कुछ मानते हैं द्रविड़ियन, तो कुछ लोग इसे मुंडा या अनोखी भाषा से तुलना करते हैं। इसके अलावा बात करें, कोई निरंतर ग्रंथ या लंबा लेखन हम लोगों को नहीं मिला है। जैसे कि अगर हम लोग मेसोपोटामिया की बात करें, वहां पे हमें एक हम्मुराबी का अभिलेख मिला है, जिसमें वहां का पूरा हम्मुराबी का एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया था। वहां का पूरा संविधान लिखने का प्रयास किया गया था। उस तरह का कोई भी प्रयास सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में हम लोगों को नहीं दिखलाई देता है। केवल जरूरत के हिसाब से 4 से 6 अक्षर ही हम लोगों को एक अभिलेख में दिखलाई देते हैं, और यही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या बनी, सबसे बड़ी आप कह सकते हो दिक्कत बनी, जिसके कारण यह लिपि आज तक अपठनीय रह गई। इसीलिए इस लिपि को एक रहस्यमयी लिपि की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा बात करें, अलग अलग विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया और उन लोगों ने इसके बारे में कुछ बतलाए हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए प्रयास, इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है आस्को पारपोला का। आस्को पारपोला, जिन्होंने इसे द्रविड़ भाषा से जुड़ा हुआ बतलाया। इसके अलावा इरावतन महादेवन ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट भी इसको लेकर के जारी की और इसमें हड़प्पाई लिपि को द्रविड़ियन जड़ों से वे भी इसे जोड़ते हुए दिखलाई देते हैं। कुछ विद्वान इसे सांकेतिक लेखन, सिंबॉलिक सिस्टम भी मानते हैं, जो भाषा नहीं बल्कि वस्तु या कार्य को दर्शाते हैं। कुछ लोग इसे सांकेतिक लेखन के लिए प्रयोग में माना है। जैसे आज भी देखते होंगे, अगर हम लोग सड़कों के किनारे चलते हैं, बहुत सारे संकेत का प्रयोग किया जाता है एक साथ। जैसे कि स्पीड ब्रेकर को दर्शाने के लिए कोई संकेत दिखलाया जाता है, रुकने के लिए कोई संकेत दिखलाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ इतिहासकारों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि वो केवल संकेत मात्र हो और संकेत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता हो। हालांकि कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अभी तक यह अपठनीय है और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके महत्व और संभावनाओं को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं।
यदि यह लिपि पढ़ी जाती तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक और भाषाई पक्ष खुल सकते थे। लेकिन अभी तक चूंकि यह नहीं पढ़ी जा चुकी है, तो बहुत सारी खामियां हम लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों के पास नहीं आ पाई है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे प्राचीन लेखन प्रणालियों में से एक है। मेसोपोटामिया और उसी के समकक्ष लगभग यहाँ की भी लिपि जान पड़ती है या दिखलाई देती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता की बाट प्रणाली को भी समझने का प्रयास करेंगे। बाट प्रणाली से हमारा तात्पर्य है वेट एंड द मेजर सिस्टम, यानी मापन जो प्रणाली था सिंधु घाटी सभ्यता में, चाहे वो वजन के लिए हो या दूरी इत्यादि के लिए हो, तो किस प्रकार के स्केलिंग का वहां पे प्रयोग किया गया है, इसको अब हम लोग यहाँ पे समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार की कह सकते हो व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में वेट और मेजर्स करने के लिए। तो सबसे पहले बाटों के निर्माण की बात करें तो हड़प्पा वासियों ने बाटों को पत्थर से बनाया, और पत्थर कौन सा, तो चूना पत्थर या चर्ट से बनाया गया है। ये बाट ज्यादातर घनाकार क्यूबिकल है, हालांकि कुछ गोल बाट भी हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। इनका आकार और वजन सुनिश्चित अनुपात में होता था जिससे सही माप हो सके। आगे हम इसको और क्लियरिफाई करेंगे। अब मापने की इकाइयों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो बाटों की जो प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है वो आश्चर्यजनक रूप से दशमलव पद्धति पर आधारित दिखाई देती है, जो आज भी वर्तमान में हम लोग लगभग इस्तेमाल करते हैं। इसमें 1, 2, 4, 8, 6 है ना, 16, 8, 16, 32 या 1280 तक का मापन दिखाई देता है। यानी यह 8 के गुनज में, सिंपल याद रखना है, 8 के गुनज में थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्केलिंग का सिस्टम था वो 8 के गुनज में था। छोटे बाट आमतौर पर वाणिज्यिक लेन देन के लिए उपयोग किए जाते थे। आप इमेज में देख सकते हैं उनकी बाटों को, ज्यादातर क्यूबिकल में था, हालांकि कुछ हम लोगों को गोलाकार रूप में भी दिखलाई दिए हैं। भारी वस्तुओं, बड़े बाट का जो प्रयोग किया जाता था वो भारी वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता होगा। लोथल जैसे एक स्थल से बाटों के साथ तुला यानी कि तराजू, बैलेंस स्केल भी पाया गया है लोथल से। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि तराजू का साक्ष्य हमें किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी शहर से पाया गया है, तो यह लोथल से पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मापने के कुछ उपकरणों की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हो गया तराजू ही। यह 2 पल्लों वाली तुला का प्रमाण मिला है लोथल से हम लोगों को। इसके अलावा नापने का एक छड़ी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मापने की एक छड़ी हम लोगों को मिली है, ये है ना, जिसको मेजरिंग रॉड कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से मिले एक कांसे की छड़ी है ना, सटीक माप अंकित है, जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं, और ये मोहनजोदड़ो से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वहां के ईंटों के प्रकार की बात करें तो सामान्यतः 1:2:4 में दिखाई देते, यानी वहां की जो ईंट भी थी वो एक मानक प्रणाली में बनी हुई थी, और लगभग सभी शहरों में इसी मानक प्रणाली से ईंटें बनाई जाती थी, जो शायद हम सभी को अचंभित करती है। तो ये वहां की महत्वपूर्ण बाट प्रणाली है जिसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ये सारा पॉइंट अच्छा लग रहा होगा, इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाट प्रणाली का महत्व क्या था, तो सीधी सी बात है, किसी भी बाट प्रणाली का जो महत्व होता है वो व्यापार और कर व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाटों की एक रूपता दर्शाती है कि हड़प्पा में केंद्रीय नियामक प्रणाली थी, एक कंट्रोलिंग एजेंसी वहां पे थी, एक आप कह सकते हो रेगुलेटिंग अथॉरिटी मौजूद थी, जो एक समान पैमाना का इस्तेमाल करने पर शायद सिंधु घाटी सभ्यता पर जोर डालती होगी। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता में इसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के ही कारण आप कह सकते हो एक समान मापन प्रणाली मौजूद थी। यह प्रणाली स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक उपयोग में की जाती थी, जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार,
मान के साथ व्यापार या अलग अलग क्षेत्रों के साथ स्थानीय स्तर पर भी अगर व्यापार किया जाता था तो इसी तरह के एक मानक प्रणाली का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ही हमने रखा और आपको समझाने का प्रयास किया इस टॉपिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि के बारे में, और साथ ही साथ जो यहाँ की बाट प्रणाली थी इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आज का यह टॉपिक भी छोटा लेकिन इंफॉर्मेटिव रहा, और इसमें हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण चीजों को सीखा। एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि किस प्रकार की थी, यह लिपि रहस्यमयी क्यों थी, और एक मानक एक रूपता वाली मेजरिंग सिस्टम को इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आते रहेंगे, और चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हो या फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण टॉपिक, तो आप लोग लगातार मुझसे जुड़िए। मुझसे जुड़ करके आप अपना एक प्रकार से कह सकते हो तैयारी को एक अलग मुकाम पर ले जा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आगे जब अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के इंफॉर्मेटिव किसी और वीडियो में। ओके, धन्यवाद।